हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है और करते 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 जो है ये क्या करता है, स्मॉल आर रेडियस के एक सर्कल में ये मोशन कर रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल है और ये इसका सेंटर है, यानी कि इस सेंटर के चारों तरफ जो है वो गोल गोल चक्कर वाली मोशन कर रहा है। ठीक, अब अगर हम इसको देखिए ऐसे करते हैं कि इसको हम एक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए सर्कुलर मोशन का जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम एक्स वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा शो करेंगे। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है जहाँ पर सेंटर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है। अब क्या है, पार्टिकल मूव करते 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 किसी समय मान लीजिए पार्टिकल पी पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक जो है यहाँ से चलते हुए एक्स एक्सिस से मूव करता हुआ और यहाँ पर पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर हम t = 0 टाइम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ तक पहुँच गया, ये पी पॉइंट है। अब क्या करेंगे, ओरिजिन से हम इस पी पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर के बराबर होगी, स्मॉल आर के बराबर होगी। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आर वेक्टर जो होगा, यानी कि जो रेडियल वेक्टर, जिसको हम आर फॉर रेडियल वेक्टर हम कह सकते हैं, तो ये आपका एक वेक्टर होगा, रेडियल वेक्टर होगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा कोण घूम गया, थीटा कोण घूम गया टी समय में, यहाँ से यहाँ तक का समय जो लगा टी समय लगा, और टी समय में ये थीटा एंगल घूम गया। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ मान लेते हैं कि t = t है। ठीक है, टाइम t है। अब ये रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है जिसका कि अगर हम मैग्नीट्यूड कहें तो स्मॉल r के बराबर है, यानी हम ऐसे यहाँ पर लिख लें स्मॉल r, जो वेक्टर स्मॉल r है इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, और ये ओपी की बात करें तो ओपी का डायरेक्शन जो है ओ से पी की तरफ होगा, ओ से पी की तरफ होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डायरेक्शन फॉर्म में अगर दिखाना हो तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें डायरेक्शन शो करने के लिए। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन को शो करेगा, ओ ए जो है वो इस डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, और मान लीजिए ये जो पी ए है, पी से लेकर के ए तक है, ये एक यूनिट वेक्टर है। पी ए जो है क्या है, जो पी ए है ये हम मान लें कि ये जो पी ए वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट के बराबर है, यानी यूनिट है। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ई आर से कर देते हैं, क्योंकि रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर है ये, तो इसको ई आर कह सकते हैं। तो ई आर कैप लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के बराबर है। यानी हम ये कह लें एक पी ए वेक्टर ले लिया जो कि एक यूनिट वेक्टर है, यानी क्या है, कहने का तात्पर्य होगा कि ये जो पी ए है इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। ठीक है, यूनिट है, और अगर ये यूनिट है तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो पी ए वेक्टर है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें ई आर कैप। ठीक, अब ये वेक्टर हो गया। तो अब देखिए क्या है कि जो हमारा अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो अगर कोई वेक्टर कभी भी कोई वेक्टर एक्स या वाई डायरेक्शन में ना हो, ठीक है, अदर देन एक्स या वाई डायरेक्शन हो, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं कि हम उस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो भागों में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हम जाएं और पी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ये इस तरीके से डॉट डॉट करके एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स डैश एक्सिस है, यानी हमने क्या किया, अपने
ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया है इस पॉइंट पर, ठीक है, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये x डैश हो गया, और अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हो गया y डैश, ठीक है, तो ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अच्छा, अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ से भी थीटा एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा। अब ई आर जो वेक्टर है, यानी कि जो हम कह सकते हैं पी ए वेक्टर, हम इस तरह से कहें कि जो पी ए वेक्टर है, पी ए वेक्टर है, अब इस वेक्टर की वैल्यू देखें तो क्या होगा, इस वैल्यू को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई पोजीशन वेक्टर है अगर, तो पोजीशन वेक्टर के केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आर कोई वेक्टर होता है तो उसको हम एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आई के साथ में एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसे लिखेंगे, और जे के साथ में जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखें तो जो पी ए है, तो पी ए के केस में क्या हो जाएगा कि एक तो पी ए का अपना मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा इनटू आई कैप हो जाएगा, क्योंकि जो x की डायरेक्शन में जो ये जो पी ए है इसका कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए ये ऐसे इसको कर लें तो ये जो कंपोनेंट है ये पी ए कॉस थीटा कहलाएगा। तो पी ए कॉस थीटा क्या है, x डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस दूसरा अगर हम y डायरेक्शन में कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा पी ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है, पी ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब देखो पी ए को हमने क्या माना है, पी ए को माना है कि एक ऐसा वेक्टर है कि जिसका की मैग्नीट्यूड यूनिट है, ठीक है। तो इसका अगर हम पी ए को अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि पी ए है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आई कैप कॉस थीटा, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, प्लस या पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा को, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये तो आ गया पी ए वेक्टर। अच्छा, पी ए वेक्टर है क्या चीज, पी ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम ई आर लिख सकते हैं, ई आर कैप। तो ई आर कैप जो है वो हो गया आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसको हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, मान लीजिए जब पार्टिकल यहाँ पर था, तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल मूव कर गया, देखिए यहाँ क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर भी रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात अभी ना करके हम यहाँ पर एक सिंपल ये बात करें कि अगर मान लीजिए ये एक रेडियल कंपोनेंट है, तो एक हम इस पॉइंट पर P पॉइंट पर एक रेडियल वेक्टर तो हमने निकाल लिया है, जो कि R रेडियल वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो ER के बराबर है। तो इसी तरीके से हम P पॉइंट पर एक टेंजेंशियल वेक्टर ड्रॉ करें, तो टेंजेंशियल वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, तो इसको हम PV मान लें, तो PV क्या है, जैसे कि PA था वैसे ही PV क्या है, PV एक छोटा सा वेक्टर है, इसको हम यूनिट वेक्टर मान लें, ठीक है। तो PV अगर हम यूनिट वेक्टर मानते हैं तो ये हो जाएगा, इसको चूंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो इसको हम ET कैप कह लें, तो ये ET कैप के बराबर है, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है, PV एक यूनिट वेक्टर है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इस सर्कल के, और इसका जो मान है वो ET के बराबर है, यूनिट के वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया PV वेक्टर इज इक्वल टू ET कैप। आइए अब एंगल की बात करते हैं, तो क्या करें कि ये तो देखिए y डायरेक्शन में तो हमने एक लाइन खींच रखी है, हम इस x एक्सिस की जो डायरेक्शन इसको हम बढ़ा दें, थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो अगर ये x डैश है तो ये माइनस x डैश हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, होगा,
ये चूंकि एक्स डैश अगर हमने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट किया है, पी पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं अगर, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो एक्स डैश हो गया और राइट लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x होता है तो ये माइनस एक्स एक्सिस कहलाती है, ये y होता है तो ये माइनस वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक, इसी तरीके से। अच्छा, एंगल की बात करें, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। अच्छा, ये जो है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 90 तो ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो गया थीटा, यानी ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा, अब हम इस टोटल एंगल की बात करें तो टोटल ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पीबी जो होगा, पीबी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पीबी वेक्टर को देखिए क्या लिख सकते हैं, पीबी वेक्टर को लिख सकते हैं, पीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस। अब देखो, ये अगर हम एक्सिस, ये पूरे एंगल को माने तो x की दिशा में जो कंपोनेंट बनेगा, x की दिशा में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इंटू आई कैप। ठीक है ना, देखिए ये हो गया पूरा एंगल कितना, 90 प्लस थीटा है। जब यहाँ पर थीटा था तो cos थीटा लिखा हमने, लेकिन ये पूरा एंगल कितना, 90 प्लस थीटा है, तो ये cos 90 प्लस थीटा हो गया और प्लस पीबी, मैग्नीट्यूड ऑफ पीबी, और इंटू साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। ठीक, तो पीबी का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए यहाँ पर पीबी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ पीबी निकालेंगे तो ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं और cos नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, और दूसरी बार 90 पर चेंज होता है, तो 90 पे चेंज हुआ तो ये साइन हो गया, cos का तो साइन बन गया, साइन थीटा हो गया, लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन थीटा आई कैप। अच्छा, ये हो गया पीबी का मैग्नीट्यूड प्लस 1 हो गया। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन चेंज होगा कि cos में हो जाएगा, तो ये जाएगा cos थीटा जे कैप, cos थीटा जे कैप। अच्छा, पीबी को हमने क्या माना है, पीटी वेक्टर माना है, पीटी माना है, यूनिट वेक्टर माना है, तो ये एक दूसरा वेक्टर निकला है, यूनिट वेक्टर, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको हम दूसरी क्वेश्चन में करते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से रेजोल्यूशन था। ठीक है, रेजोल्यूशन था यहाँ पर ई आर वेक्टर का रेजोल्यूशन और ई टी वेक्टर का रेजोल्यूशन। तो ई आर वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे तो 2 पार्ट आएंगे और ई टी वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे तो 2 पार्ट आएंगे। तो यहाँ पर जो ई आर वेक्टर होगा वो cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के बराबर होगा, और ई टी वेक्टर जो होगा माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आर वेक्टर क्या होगा। अगर हम आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू आर की जो डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, जो आर की डायरेक्शन है वो इस दिशा में और इसी डायरेक्शन में ई आर वेक्टर भी है, ई आर कैप। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो स्मॉल आर के बराबर है, और जो आर कैप है वो ई टी या ई आर कैप है, सॉरी ई आर कैप के बराबर है। ठीक, तो हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर ई आर वेक्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो करेगा और ये इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो अब हम वैल्यू रख दें, तो आर की वैल्यू रख दें, तो आर की वैल्यू तो आर हो गई, और ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये आर वेक्टर हो गया। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी अगर हम बात करें तो v वेक्टर इज इक्वल टू होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। भाई डिस्टेंस r क्या है, r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेराइव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वेलोसिटी कहलाता है। तो हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो देखिए r की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी ऑफ r
कॉस थीटा आई कैप प्लस आर प्लस, या ऐसे इसको लिख लेते हैं, मंजिला ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल आर लिखें, छोटा ब्रैकेट लगाएं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, छोटा ब्रैकेट बंद और मंजिला ब्रैकेट बंद। अब देखो r यहाँ पर क्या है, r एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि पूरे सर्किल में टाइम चेंज करते जाएंगे लेकिन ये r की वैल्यू चेंज नहीं होगी। t बराबर 0 पर भी r वैल्यू होगी, ये भी r था, ये भी r है, यहाँ भी r रहेगा, यहाँ भी r रहेगा, यहाँ भी r रहेगा, यानी टाइम अब चेंज होगा तो लेकिन r की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम r को बाहर निकाल सकते हैं, r एक कांस्टेंट है क्योंकि, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा, r को बाहर निकाला, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा है और यहाँ पर है t के रिस्पेक्ट में थीटा को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी थीटा बटे डी टी आई कैप। फिर देखिए साइन को करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा डी थीटा बटे डी टी इंटू जे कैप, तो ये बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए r को हम बाहर निकाल सकते हैं और डी थीटा बाई डी टी जो है दोनों में कॉमन है, तो डी थीटा बाई डी टी हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये ऊपर वाला मिटा दें, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये भी हटा दें, ये कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले यही इसको कर लेते हैं, फिर आगे इसको भी देखते हैं। तो वेलोसिटी जो v वेलोसिटी है वो क्या हो गई, देखिए डी थीटा बाई डी टी आप जानते हैं ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इस इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं, चलिए थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अच्छा ये अगर देखें तो यहाँ से क्या नजर आता है कि ये ईटी वेक्टर के बराबर है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी आर ओमेगा और ईटी कैप, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी पीबी की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलावा होगी, यहाँ पर इस प्रकार से नापेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से नापेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से चलेगी और यहाँ पर इस प्रकार से वेरिएशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान कितना होगा, आर ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये v वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर, यानी इसी को हम लोग v कहते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है, तो स्पीड v बराबर r ओमेगा हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो et का डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन et की होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग होगी, वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग होगी, ठीक है। चलिए वेलोसिटी हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए। वेलोसिटी हमने निकाला कि v बराबर आर ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, वेयर ई टी वी
मॉड ऑफ v वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ v। तो ये मॉड जो है ये यानी कि जो वेलोसिटी का जो मॉड है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो स्पीड कहलाता है, तो v के बराबर होता है, तो v बराबर r ओमेगा हो गया, और v कैप जो है वो e t कैप के बराबर हो गया। पहले नोट कर लीजिए। तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया, यानी यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लिया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो ये मिटा दें ऊपर का। एक्सेलरेशन देखते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो a वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी हो गया, हम सभी जानते हैं। तो डी वी बाई डी टी हो गया। अब देखो क्या है कि ये v की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली है, इक्वेशन नंबर 3 से r ओमेगा है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ r ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, r तो कांस्टेंट है, r तो हमेशा थ्रू आउट जो है मोशन कांस्टेंट रहेगा, तो r तो हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है ओमेगा की। ओमेगा क्या कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो ओमेगा हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूले से भी देखें कि r ओमेगा इज इक्वल टू होता है v के बराबर। ठीक है, तो अब चूंकि ये मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये स्पीड हो सकता है, स्पीड तो कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ओमेगा भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये मान लेते हैं कि ओमेगा जो है आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर ओमेगा वेरिएबल है, यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, तो आपके दो वेरिएबल हो गए। तो देखिए कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। r हो गया, अब देखो प्रथम फलन, पहले ओमेगा को तुम बाहर ऐसे निकाल लेंगे और इनटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। फिर देखिए प्लस हमने क्या किया, पहला फलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, r को ऐसा करते हैं, इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्लस लग गया। अब हम करेंगे कि डी ओमेगा बाई डी टी और इंटू माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जे का। तो ये अब बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए ये वाला हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे का। अब देखिए अगर हम ए वेक्टर की बात करें तो r हो गया, ओमेगा हो गया, बाहर हो गया। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बटे डी टी इंटू आई कैप, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बटे डी टी इंटू जे कैप, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी और इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये कॉमन निकल आएगा, डी थीटा बाई डी टी कॉमन निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू ओमेगा बराबर होती है, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर।
अब यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बची, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा को देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आर, ये वाला आर अगर हम अंदर ले जाएं तो यहाँ पर आर ओमेगा हो गया, अंदर हम इसको ले जाएं तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आर अंदर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी ले जाके मल्टीप्लाई करें तो आर ओमेगा हो गया, और इनटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अच्छा आर ओमेगा क्या होता है, वी के बराबर होता है, अभी हमने निकाला, तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये क्या वैल्यू है, ये देखिए ये ई आर वैल्यू के बराबर है, ई कैप आर वैल्यू के, ई आर के कैप के बराबर है ये वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए प्लस डी वी बाई डी टी हो गया, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, और ये क्या है, ये ई टी कैप के बराबर है ना। अभी हम लोग निकाला था कि जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है उसका मान माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप के बराबर है। चलिए तो अब देखें इसमें क्या हो सकता है कि देखिए आर ओमेगा स्क्वायर तो हम एक साथ ऐसे लिख लें, आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हम एक ब्रैकेट में लिखें माइनस ई आर कैप, और प्लस देखिए ये डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, वी क्या है, वी स्पीड है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये v वेलोसिटी जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, डी वी बार डी वी मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बटे डी टी इंटू ई टी कैप, ठीक है। देखिए अब इस इक्वेशन को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या देखिए रिप्रेजेंट करता है, अगर मान लीजिए इसको हम कह लें ये ए आर है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर और ए आर कैप, ठीक। हमने इसको मान लिया माइनस ई आर को मान लिया है ए आर के बराबर, और प्लस डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, और इसको हम मान लें एटी मान लेते हैं, चलिए एटी मान लेते हैं, एटी कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक्सेलरेशन में अब क्या हुआ, दो पार्ट आ रहे हैं, एक्सेलरेशन आपको दो डायरेक्शन में मिल रहा है, एक तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन ए आर जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए आर कैप जो है वो माइनस ऑफ ई आर कैप के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियल डायरेक्शन में तो होगा लेकिन इनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो ए आर की डायरेक्शन होगी, ए आर की डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, अंदर की तरफ होगी। ई आर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका अपोजिट है, माइनस है तो अपोजिट होगा, अंदर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन जो ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन का होगा उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, कहेंगे रेडियली इनवर्ड होगी डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड आर ओमेगा के बराबर होगा। और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। देखिए एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है या डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन आ रही थी। अच्छा पॉजिटिव इसका मतलब है जो डायरेक्शन ईटी की होगी वही एटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। हमने यह मान लिया है एटी, ईटी को हमने एटी कर दिया है क्योंकि ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है तो ए के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, चाहे तो ईटी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एटी का मतलब क्या हुआ कि एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हुआ जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और इनवर्ड होगा। ये कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, केंद्र की तरफ है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया,
इस वेक्टर को हम लिख लें ए आर वेक्टर और प्लस इसको लिख लें ए टी वेक्टर। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, ये टोटल एक्सेलरेशन कह लें चाहे नेट एक्सेलरेशन कह लें, उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक ए आर वेक्टर होगा प्लस ए टी वेक्टर होगा। या ये कह सकते हैं कि ए आर वेक्टर और ए टी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के बराबर होगा। बस समझ आ गई, ये वेक्टर सम है किसका, ए आर वेक्टर का और ए टी वेक्टर का वेक्टर सम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए आर वेक्टर और ए टी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट निकालना आपको पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो हम ये जो बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है, इसको समझिए या ऐसे समझ लीजिए कि ये जो वेक्टर आया है ये ए आर वेक्टर आया है, एक वेक्टर ये होगा ए आर वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन में एक कंपोनेंट ये हो गया, यानी एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में ए टी वेक्टर, ठीक है, ए टी वेक्टर। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम केवल एक्सेलरेशन की बात करें तो इस डायरेक्शन में जो एक एक्सेलरेशन होगा वो ए आर एक्सेलरेशन होगा और ये डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा वो ए टी एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दो एक्सेलरेशन हो गए, तो हम कह सकते हैं दो वेक्टर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए कि वो रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट, वो तो जो वैल्यूज होंगी ए आर और ए टी के उस पर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट का वैल्यू, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से अल्फा डायरेक्शन बनाता है, यहाँ से ए आर से अल्फा डायरेक्शन बनाता है, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा इसी को हम लोग ए एक्सेलरेशन कहेंगे, इसको ए टोटल कह सकते हो। तो ए टोटल बराबर ए आर प्लस ए टी के बराबर होगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ए टी और ए आर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लेकिन जो रिजल्टेंट ए है वो ए आर से अल्फा कोण बनाता है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि ये जो है आपका नेट जो एक्सेलरेशन है उसमें दो एक्सेलरेशन होंगे, एक ए आर होगा और ए टी होगा। ये जो ए आर एक्सेलरेशन है इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, बेटा देखिए तो अब यहाँ पर बात आती है कि ए आर है क्या चीज, ए आर वेक्टर जो है वो है आपका आर ओमेगा स्क्वायर ए आर कैप, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये ए आर कैप है। तो जो ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग ए आर कह लें और इसे इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो यही जो वैल्यू है ए आर वेक्टर बराबर ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आइए अब देखते हैं डायरेक्शन क्या है, ए आर, हाँ डायरेक्शन देख लेते हैं। ए आर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसका माइनस ई आर के बराबर है, यानी इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड, डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो ए टी है, ए टी वेक्टर क्या है, ए टी वेक्टर की बात करें तो ए टी वेक्टर हो गया, ए टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ए टी वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। तो ए टी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ई टी के डायरेक्शन के बराबर है, यानी जो डायरेक्शन ई टी की वही ए टी की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है, डायरेक्शन टेंजेंशियल है, ठीक। एक्सेलरेशन की यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की थी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, टेंजेंशियल वेलोसिटी
वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है तो एक्सेलरेशन भी ये उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखिए AT का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? AT का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड जो है ये है डी v अपॉन dt। ध्यान रखिएगा यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी स्पीड को हम यहाँ पर, स्पीड है अगर वेरिएबल होगी तब ये एग्जिस्ट करेगा, यानी dv बाई dt होना चाहिए, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होगा वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया dv बाई dt। तो इसको देखिए दूसरी तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मिटा दें इधर वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, तो AT का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो AT का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा। तो AR की वैल्यू रख दें तो R ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और प्लस AT स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? dv बाई dt का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम इसमें रख सकते हैं। ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, v बराबर r ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर होगा v अपॉन r, तो वैल्यू रख देंगे तो r स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग अलग जो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो a बराबर हो गया AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, और AR की वैल्यू क्या थी? R ओमेगा स्क्वायर थी, AR की वैल्यू थी R ओमेगा स्क्वायर, तो R ओमेगा स्क्वायर का और प्लस dv बाई dt का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसको स्क्वायर में लिखना हो तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो दोनों अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे, या R v स्क्वायर, इसको ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं v अपॉन r, तो v स्क्वायर अपॉन r, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, देखिए r ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, r v अपॉन r कर दें, तो स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर बटे r हो जाएगा, v स्क्वायर बटे r हो जाएगा, तो v स्क्वायर बटे r का होल स्क्वायर और प्लस dv बाई dt का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो ये। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन काम करेगा, और वो एक्सेलरेशन जो होगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा। और एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट होगा, एक होगा कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड, देखिए ए वेक्टर जो है इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक तो रेडियली इनवर्ड और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। इस कंपोनेंट में अगर देखें तो ये जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, यानी इसका मान देखिए किसके बराबर था, इसके जो मैग्नीट्यूड देखें तो dv बाई dt के बराबर था। मैग्नीट्यूड ऑफ AT का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर? dv बाई dt के बराबर है। यानी अगर स्पीड वेरिएबल होगी, यानी स्पीड चेंज होगी, पूरे सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड वेरिएबल होगी तब ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लें कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि v वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो AT का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि dv बाई dt जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल ये कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि इसको मोशन करते समय स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है,
तो v अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ऐसा मोशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा और वो रेडियली इनवर्ड होगा, जिसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करेगा, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ठीक है। और अगर हम v को कांस्टेंट नहीं करते, v वेरिएबल है, तो फिर क्या होगा कि लगातार वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज वैसे भी हो रही, लेकिन स्पीड भी अगर चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में केवल और केवल AR एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू।